हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआईबी के बारे में, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में आप में से किसी का सवाल था कि क्या हम यूपी बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराने के बाद बिना एआईबी एग्जाम को पास किए वकालत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या बिना एआईबी एग्जाम को पास किए हम या आप जो है वकालत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एआईबी के बारे में कि क्या बिना एआईबी पास किए आप वकालत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अथवा नहीं। तो चूंकि आप जानते हैं कि जब आप स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करा लेते हैं, स्टेट बार काउंसिल मीन्स किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में, जैसे उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी के, बिहार के हैं तो बिहार के, बंगाल के हैं तो बंगाल के, यानी कि जिस भी स्टेट के आप हैं उस स्टेट के स्टेट बार काउंसिल में अगर आपका इनरोलमेंट हो गया है, तो जब आपका स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट हो जाता है तब आप अधिवक्ता कहलाते हैं, यानी कि एडवोकेट कहलाते हैं। तो स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराने के बाद आप जिस जगह पे, जिस जिला में, जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ के उस कोर्ट के बार एसोसिएशन में आपको जो है एक तरह से फिर कहा जाए कि आपको इनरोलमेंट कराना होता है, वहाँ के बार एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी होती है। जब वहाँ के बार एसोसिएशन की मेंबरशिप ले लेते हैं उसके बाद से आप उस बार एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं, और अब आप उस कोर्ट के, जिस बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, वहाँ के कोर्ट में आप जो है अपने नाम से वकालतनामा लगा सकते हैं। किसी मुकदमे में अपना नाम डाल सकते हैं, यानी कि एज अ एडवोकेट आप किसी के मामले की पैरवी कर सकते हैं, आप उसके अधिवक्ता के रूप में आप वकालतनामा लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको एआईबी पास करना है कि नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा लेते हैं उसके बाद से अगर आप जिस जिले में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ के बार एसोसिएशन में मेंबरशिप करा लेते हैं, वहाँ के मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद आप जो है अपने नाम से वकालतनामा लगा सकते हैं, किसी के मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं, किसी के मुकदमे में अधिवक्ता बन सकते हैं। और ये 2 सालों तक के लिए होता है, यानी कि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके 2 सालों तक आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, अपने नाम से मुकदमे फाइल कर सकते हैं, किसी के मामले की पैरवी कर सकते हैं, किसी के अधिवक्ता बन सकते हैं, यानी कि अपना वकालतनामा किसी के मुकदमे में, किसी की पैरवी में लगा सकते हैं। और ये सिर्फ 2 सालों तक के लिए होता है, यानी कि स्टेट बार काउंसिल में अगर इनरोलमेंट करा लिए हैं, आपका पंजीकरण हो गया है, तो 2 सालों तक के लिए आपको ये छूट होती है कि आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने नाम से फाइलिंग कर सकते हैं, किसी मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं, किसी का अधिवक्ता बन सकते हैं। तो ये 2 सालों तक के लिए आपको छूट होती है। लेकिन इन 2 सालों के भीतर आपको जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसे एआईबी कहा जाता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसको पास करना अनिवार्य होता है। यानी इन 2 सालों के भीतर आपको जो है एआईबी एग्जाम को पास कर लेना चाहिए। अब अगर आप इन 2 सालों के भीतर एआईबी एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणवश, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट बार काउंसिल से, यानी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से
खत्म हो जाएगा, आपका नाम अधिवक्ता के लिस्ट से हटा दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, बस इतना ये होता है कि आप जो है अपने नाम से पैरवी, अपने नाम से जो है वकालतनामा नहीं लगा सकते हैं, किसी के मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी के अधिवक्ता नहीं बन सकते हैं किसी मामले में। बस इतना आपको इतना करने के लिए आपको रोक दिया जाता है, यानी कि किसी के मामले में आप अधिवक्ता नहीं बन सकते हैं, अपना वकालतनामा किसी मुकदमे में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है एज एडवोकेट यूपी बार काउंसिल में, वहाँ पे जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा, बल्कि आपको सिंपली जो है प्रैक्टिस करने से ये कहा जाए कि रोक दिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस से रोकने का मतलब ये नहीं कि आप अधिवक्ता नहीं कहलाएंगे, आप अधिवक्ता तब भी रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जब आप अधिवक्ता के रूप में इनरोल्ड हैं, उसके बाद से अगर आप AIB एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए हैं, तो जब भी कोई मामले आपके पास आएंगे तो आप अपने नाम से जो है उसमें वकालतनामा नहीं लगा पाएंगे, आप जो है उस मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाएंगे। तो जो क्लाइंट आपके पास आएगा आपके नाम से आएगा, तो जब आप मुकदमा फाइल करेंगे तो उसमें आपका नाम ही नहीं रहेगा। आप जो है ऐसे व्यक्ति का उसमें नाम डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई सीनियर होगा तो उसको ले आकर केस दे देंगे, वो सीनियर जो है अपना नाम उसमें डालेंगे, उसके बाद से उनके नाम पे जो है पूरा वो आगे के प्रोसेस चलेगा। तो फिर क्लाइंट को एक तरह से लगेगा कि मैंने तो मुकदमा इनको दिया था एंड वकील साहब का कहीं नाम ही नहीं है इस जो है केस डिटेल में। तो थोड़ा सा एक बैड इफेक्ट पड़ता है क्लाइंट पे कि उसको लगता है कि ये वकील नहीं है, ये मुकदमा हमसे लेते हैं किसी और को दे देते हैं, तो इसलिए नुकसान काफ़ी होता है इसमें। इसलिए अगर आप जो है प्रॉपर जो है आप जो है एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स बनना चाहते हैं, अधिवक्ता बनना चाहते हैं, तो इनरोलमेंट कराने के बाद से यूपी बार काउंसिल में या स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराने के बाद से आपको जो है जितना जल्दी हो सके AIB एग्ज़ाम को पास कर लेना चाहिए, अगर आप प्रॉपर जो है रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब, ताकि जो भी मुकदमे आए उसमें आप अपना वकालतनामा लगा सकें, आप अपने नाम से मुकदमे दाखिल कर सकें। जितने मुकदमे में आपका नाम होगा उतना तेज़ी से आपका नाम फैलेगा, चारों तरफ लोग आपको जानेंगे, फिर आपके पास केस आने शुरू होंगे। तो ये थोड़ा इसमें फ़ायदा होता है। इसलिए जब भी आप रेगुलर प्रैक्टिस करने का मन बनाएं, तभी एक तरीके से हम कहेंगे स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराएं, उसके बाद से किसी बार एसोसिएशन का मेंबर बने, फिर AIB को एग्ज़ाम को जो है जो 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया उसके अंदर आप पास कर लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से जो है चलती रहे। तो ये जो है 2 सालों वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि 2 सालों तक की जो छूट मिलती है वो क्यों मिलती है, और छूट को जब 2 साल की जो छूट पूरी हो जाती है उस बीच जब हम AIB एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं तब उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो में आप ये सब सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर अभी तक आप कोई बात न समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी कमेंट्स है उसका उत्तर दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।